वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन BTS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको भौतिक विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले लेसन कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताया था, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा बताई थी और उसके बाद आपको वैद्युत आवेश की परिभाषा बताई थी। वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कल हमारा पहले लेसन पर पहला लेक्चर था, आज दूसरा लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कल मैंने आपको बताया था, पहला धनावेश, पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ऋणावेश दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश पर धन चार्ज होता है, यानी धन आवेश होता है, धन आवेश, और ऋणावेश पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा से परमाणु के बारे में बताना चाहता हूं। परमाणु वैसे तो एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पे, परमाणु को समझिए। परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं, एटम। परमाणु को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं। किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। परमाणु तीन मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। परमाणु तीन मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल ई लिखते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो परमाणु के तीन मौलिक कण हैं, इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देते हैं। ये परमाणु का नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तथा उसके चारों तरफ जो वृत्ताकार कक्षाएं बनी होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं बनी हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये तीनों मौलिक कण जो आपके इलेक्ट्रॉन है, नंबर 2 आपका प्रोटॉन है और नंबर 3 आपका न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। यह
एक ऋणावेशित कण है। यह एक ऋणावेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाता रहता है। इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश का मात्रक होता है। सी से लिखते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। इसकी खोज कॉपी पे लिख लीजिएगा ये सब। इसकी खोज जे टॉमसन ने की थी। इसकी खोज जे टॉमसन ने की थी। अंग्रेजी में जब जे टॉमसन लिखते हैं तो थॉमसन लिखते हैं, TH से लिखते हैं, परंतु हिंदी में लिखते वक्त टॉमसन लिखते हैं। नंबर 2 है प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। कॉपी पे लिख लीजिएगा साथ में। अब एक डेफिनेशन मैंने लिखा है, दूसरी आप कॉपी पे लिखिए, इसको भी लिखना है आपको। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जो नाभिक में परमाणु के नाभिक में रहता है। इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रोटॉन के बारे में बताया, अब आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताएंगे। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। यह भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो बच्चों, न्यूट्रॉन के बारे में आप जान लीजिए। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब हम आपको आगे बताएंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको परमाणु में बताया कि परमाणु 3 मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। जैसा कि मैंने भी आपको पीछे लिखते वक्त बताया था, कूलाम होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C से प्रदर्शित करते हैं। आगे समझ जाइएगा आप लोग। कूलाम का SI मात्रक है किसका? आवेश का।
ध्यान दीजिए, इसका सूत्र भी आपको बताते हैं हम। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जैसे कि ये आपको हम पेन दिखा रहे हैं, इसे इस चालक मान लीजिए चालक, और इस चालक में जब आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से। किसी किसी किताब में कैपिटल क्यू लिखा है, कहीं कहीं स्मॉल क्यू लिखा है, तो जो आपका मन हो वो लिख सकते हैं। जैसे हम आपको यहाँ स्मॉल क्यू लिख दे रहे हैं, तो स्मॉल क्यू बराबर, और धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से, करंट, और समय को प्रदर्शित करते हैं टी से। तो क्यू बराबर आई गुणे टी, क्यू बराबर आई गुणे टी। अब यहां से अगर आप आवेश का मात्रक जानना चाहें तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो 1 एम्पियर सेकंड को आप कूलाम कहते हो। क्या कहते हैं? कूलाम। इसी एम्पियर सेकंड को हम कहते हैं कूलाम। अर्थात 1 एम्पियर सेकंड बराबर 1 कूलाम होता है। 1 एम्पियर सेकंड बराबर 1 कूलाम होता है। अब ये 1 एम्पियर जो हमने आपको बताया, 1 एम्पियर सेकंड, इसके बारे में हम आपको बता दें। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। अर्थात आप लोगों को मैंने बताया, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। एम्पियर को ए से, सेकंड को एस से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए मैंने 1 सी फॉर कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड लिख दिया है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ध्यान दीजिए, कम टू द पॉइंट। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार आपको बताएंगे कि कोई पदार्थ या कोई वस्तु कैसे धनावेशित या कैसे ऋणावेशित हो जाती है, कैसे धनावेशित या कैसे ऋणावेशित हो जाती है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपने कक्षा 10 में चैप्टर पढ़ा होगा, सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलता है, तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो आपको आपके अध्यापक ने बताया होगा कि जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धन आवेश आ जाता है,
और जब तत्व पर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उस पर ऋणावेश हो जाता है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनको धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं, जैसे सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आता है और यह धनायन बनता है। ये क्या बन गया? धनायन। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि सोडियम एक धातु है, और इसी प्रकार जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उस पर एक माइनस चार्ज आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लोरीन माइनस हो गया, ऋणावेश ग्रहण कर लिया, अर्थात यह धातु है ना। तो इसको देख करके दोनों रिएक्शन आप अगर देख रहे हैं तो इसको आप देख करके कह सकते हैं कि जो परमाणु मतलब जो पदार्थ धनायन बनाते हैं वो क्या है? धातु हैं, और जो ऋणायन बनाते हैं वो क्या है? अधातु हैं। वे क्या है? अधातु हैं। ध्यान दीजिए। तो हम आपको धातु और अधातु के बारे में बता रहे थे। फिलहाल ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, कक्षा 10 का टॉपिक था, लेकिन वहां में आपको बताने की जरूरत थी तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धातु और अधातु के बारे में, अब हम आपको बताएंगे आवेशन की विधियां। लिख दीजिए। अब हम आपको आवेशन की विधियां बता रहे हैं। किसी वस्तु अथवा पदार्थ को आप कैसे आवेशित करेंगे, तो हमने आपको लिखा है कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ को आप निम्न 3 विधियों द्वारा आवेशित कर सकते हैं। पहला, घर्षण द्वारा आवेशन कर सकते हैं, दूसरा चालन द्वारा आवेशन कर सकते हैं, और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि घर्षण द्वारा आवेशन, अर्थात किसी वस्तु अथवा पदार्थ को आप किस तरह से आवेशित करेंगे। तो पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर अलग अलग प्रकृति के व असमान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात एक पर प्लस और एक पर माइनस। अब एक बात और आपको हम बता दें, आवेश जब उत्पन्न होता है तो किस पदार्थ पर धनावेश उत्पन्न होगा और किस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, इसकी बात हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए। यह जो बात है कि किस पदार्थ पर धनावेश उत्पन्न होगा, किस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, यह निर्भर करता है पदार्थ के गुणधर्मों पर। पदार्थ कैसा उस पर डिपेंड करता है। जैसे ध्यान दीजिए, कांच का टुकड़ा है, कांच का एक टुकड़ा लीजिए, कांच का एक टुकड़ा ले लीजिए, और एक ले लीजिए आप रेशम। जब आप इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे, इनको जब आपस में आप रगड़ेंगे तो इस पर आएगा आपका धनावेश, और इस पर आएगा ऋण आवेश। ध्यान दीजिए। अब हम आपको बताते हैं चालन द्वारा कैसे आवेशन करते हैं। किसी पदार्थ या वस्तु का आप चालन द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए। आपस में रगड़ेंगे तो कांच के टुकड़े पर धनावेश और रेशम पर ऋण आवेश आ जाता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं चालन द्वारा आवेशन। ध्यान दीजिए। आवेशित वस्तु को, नंबर 2 है चालन द्वारा आवेशन, लिख लीजिएगा साथ में, कॉपी बना ही रहे हैं। ध्यान दीजिए। आवेशित वस्तु को चालन द्वारा आवेशन में लिखिएगा। ध्यान दीजिए। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। चालन द्वारा आवेशन में आप लिखेंगे और साथ में समझेंगे भी कि आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं या स्पर्श कराते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। ध्यान दीजिए। अब नंबर 3 अब आपको बताते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। ध्यान दीजिए।
प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, कोई पदार्थ या कोई वस्तु किस प्रकार से प्रेरण द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, काम इसमें भी वही है, चालन वाली प्रक्रिया इसमें भी अपनानी है, परंतु इसमें थोड़ा से कुछ सिस्टम अलग है। क्या अलग है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक ले लीजिए, ध्यान दीजिए, एक आवेशित वस्तु ले लीजिए, एक क्या ले लीजिए आप, आवेशित वस्तु। चलिए, इस पर प्लस आवेश है, ये आप एक आवेशित वस्तु ले लीजिए, इस पर प्लस आवेश है, ये आपका आवेशित है, आवेशित। और बगल में आप एक लीजिए अनावेशित, ये आपका क्या है, अनावेशित, अनावेशित, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये अनावेशित है। अब प्रेरण द्वारा कैसे आवेशन होना है, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे तो अनावेशित वस्तु के सामने के पृष्ठ पर, यानी कि यहां पर, यानी सामने के पृष्ठ पर इसके विपरीत अर्थात ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कहां पर, समीप के पृष्ठ पर अर्थात सामने के पृष्ठ पर, यानी कि ये आपका सामने के पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पीछे की सतह पर यानी पीछे यहां धनावेश आ जाएगा, फिर ध्यान दीजिए, जब प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं, प्रेरण का मतलब एक प्रेरित कर देना, तो जब किसी आप आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे तो उस समय क्या होगा कि अनावेशित वस्तु के सामने की सतह पर, यानी कि समीप वाली सतह पर अर्थात समझ रहे हैं, समीप वाली सतह पर ऋणावेश आ जाएगा। आवेशित वस्तु को आप अनावेशित वस्तु के सामने ले जाएंगे तो अनावेशित वस्तु के सामने की सतह पर आवेशित वस्तु के जस्ट विपरीत ऋणावेश, और उसके पीछे वाली सतह पर, यानी दूर की सतह भी इसको आप कह सकते हैं, इसको आप दूर की सतह भी कह सकते हैं, दूर की सतह भी कह सकते हैं, पर धनावेश आ जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और थोड़ा सा में हम आपको और बता देते हैं। ये दोनों पर क्या होगा कि बराबर आवेश नहीं आएगा, अर्थात ये आप कह लें कि इस पर का आवेश और इस पर का आवेश बराबर है तो ये बराबर नहीं होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि से ये Q है और इस पर आवेश Q डैश है, तो यूं समझिए कि Q इज नॉट इक्वल टू Q डैश, मतलब कि Q आवेश Q डैश के बराबर नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको बताएंगे कि किसी गोले को प्रेरण से आवेशित आप कैसे करेंगे। इसके साथ ही मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं, परंतु आज हम आपको बता देते हैं, ऐसे ही आगे वीडियो आपको मैं बनाकर देता रहूंगा। साथ में आप कॉपी भी बनाते रहिए ताकि जब आप विद्यालय में आए तो उस समय आपके साथ नोटबुक भी होनी चाहिए। इसका लाभ हमें इस प्रकार से मिलेगा ताकि हम आगे जो हमारा समय बचा है उस बचे हुए समय में हम आगे का पाठ पढ़ें, पीछे से हमें इसे रिपीट करने की आवश्यकता न पड़े। धन्यवाद।